तो गुरु रिलीज हो चुकी है ब्लैक एडम, जिसका हमने रिव्यू भी किया हुआ है। बट ब्लैक एडम के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की मैंने। तो इस मूवी को रॉटन टोमेटोज में 40% फ्रेश रेटिंग मिली है क्रिटिक्स के साथ, वहीं ऑडियंस का स्कोर 90% है। जनरली मूवी में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं देखा जाता है, 5 से 10% का डिफरेंस देखना लाजमी है। वहीं इस मूवी का IMDb स्कोर भी 7.2 है, एटलीस्ट इंडिया में। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक्सपोजिशन यानी कि प्रदर्शनी क्या होती है एक मूवी के स्क्रीन प्ले में। एक्सपोजिशन या प्रदर्शनी स्क्रीन प्ले का वो पार्ट होता है जहां की कहानी ऑडियंस को समझाई जाती है थ्रू डायलॉग्स या फिर नरेशन। जैसे कि ब्रह्मास्त्र अगर आपने देखी है तो देव की जो कहानी सुनाई जाती है अमिताभ बच्चन के द्वारा ऑडियंस को, उस मूवी में जो ऑडियंस थे उनको, और थिएटर के अंदर जो बैठे ऑडियंस थे उनको भी उसे एक्सपोजिशन कहा जाता है। या रामायण में जिस तरीके से आपको रामायण देखते वक्त पता लगता है कि सीता माता को रावण उठा ले गए हैं, उसे एक्सपोजिशन कहते हैं। पर हम यहाँ एक्सपोजिशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्लैक एडम में कहानी का लगभग 70 से 80% हिस्सा एक्सपोजिशन में ही समझाया जाता है, उसे पर्दे पर नहीं उतारा गया है। आप चीजों को इन डिटेल होते हुए नहीं देखते हैं। आपको ये बताया जाता है कि वहां का जो राजा था वो बुरा इंसान था, वो लोगों के साथ ऐसी चीजें करता था। आप ये जिस तरीके से KGF में 1 घंटा इस चीज को दिखाया जाता है, वैसा इस मूवी में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इस मूवी की कहानी जो है वो अलग है और इस मूवी का जो मोटिव है वो अलग है। तो हमें ये नैरेटर से पता लगता है कि ब्लैक एडम कौन है, वो कैसे ब्लैक एडम बना। इन चीजों को पर्दे पर नहीं उतारा गया है और आप इसलिए इस चीज को एक्सपीरियंस भी नहीं करते हैं। जनरली इसे फिल्म के लिए बुरा माना जाता है और ऐसी मूवीज जिसमें कि नैरेशन में एक्सपोजिशन डालकर पूरी मूवी समझानी पड़े ऑडियंस को, वो ऑडियंस से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप फिर एक कहानी सुन रहे हैं, आप उसे बड़े पर्दे पर देख ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक्स देखी है तो वहां पहले 10 मिनट बस आपकी क्यूरियोसिटी जगाई जाती है, आपको चेतना में लाया जाता है, आपके मन में ऐसे सवाल डाले जाते हैं जिनके जवाब आपको मूवी में आगे मिलने वाले हैं। ऐसा काफी थ्रिलर, सस्पेंस या साईफाई मूवीज करती हैं, जिनके स्क्रिप्ट को समझना ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप उनकी कहानी में इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे और कहानी ना समझने की वजह से आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारी हैवी साईफाई मूवीज के साथ एक प्रॉब्लम है, जिसे तो ब्लैक एडम में दोनों ही चीजें क्रिटिक्स को परेशान करती नजर आती हैं। इस मूवी में आपको ब्लैक एडम की हिस्ट्री बताई तो जाती है, पर ये कहानी का कोर नहीं है। आपको ये इस तरीके से, एक तरीके से जबरदस्ती बताई जाती है। आपको शायद मूवी देखते वक्त इसे जानने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि स्क्रीन प्ले ये सवाल आपके मन में नहीं डालती है। इन 2 रीजंस के वजह से ये मूवी क्रिटिक्स के जो फ्रेमवर्क है उसमें नहीं बैठती है और क्रिटिक्स को कम पसंद आती है, क्योंकि ये मूवी मेकिंग के कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क्स में सही तरीके से नहीं बैठ पाती। पर फिर ये ऑडियंस को क्यों पसंद आ रही है? कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिनमें ऑडियंस उनकी वीकनेस को इग्नोर करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और ऐसा ही कुछ ब्लैक एडम के साथ होता है। ब्लैक एडम का जो कोर स्ट्रेंथ है वो है एक्शन, VFX, और ड्वेन जॉनसन ने जिस तरीके से ब्लैक एडम को प्ले किया है, वो उनकी खुद की पर्सनैलिटी और जो करिश्मा वो अपने स्क्रीन प्रेजेंस के साथ लेकर आते हैं, यह आपको इतना बिजी रखते हैं कि एक थिएटर एक्सपीरियंस में स्पेशली जहां आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, वहां आप उस एक्सपोजिशन को नजरअंदाज कर जाते हैं। और क्योंकि इस मूवी ने वैसे भी आप में क्यूरियोसिटी नहीं जगाई थी, तो ये एक्चुअली इस मूवी के फेवर में काम करता है, क्योंकि इस मूवी का फोकस क्लियरली ये मूवी देख के ऑडियंस को समझ आता है कि वो इस मूवी का फोकस है ही नहीं। इस मूवी का फोकस था ब्लैक एडम, इस मूवी का फोकस था जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। मैं तो इनफैक्ट कहूंगा कि इस मूवी का जो एक्चुअल विलन जो उन्होंने एंड में दिखाया है या क्लाइमैक्स में दिखाया, वो भी इस मूवी का फोकस नहीं था। इस मूवी के 2 फोकस थे और वो ये मूवी बहुत अच्छे से अचीव करती है। तो इसके थिएटर एक्सपीरियंस में काफी लोग इससे इमोशनली या फिर दिमागी तौर पे नहीं जुड़ पाते हैं, बट उनको एक डोपामिन और एड्रेनलिन रश फिर भी ये मूवी देने में सक्षम होती है। फिर आता है एक मिड क्रेडिट सीन, जो कि जैसा कि मैंने पहले कहा, इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही एवरेज है। आप इसके विलन से एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पूरी मूवी में गायब ही रहते हैं और उनके जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको भी इस मूवी में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं किया जाता है। पर
फिर आता है इस मूवी का मिड क्रेडिट स्क्रीन, जो कि इस मूवी के क्लाइमैक्स बहुत आगे लेकर जाता है। आप उस मिड क्रेडिट सीन को देख करके भूल जाते हैं कि कितना इस मूवी का एवरेज क्लाइमैक्स था, और आप सुपरमैन और आगे की कहानी में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगते हैं। और इन्हीं रीजंस के वजह से ये मूवीज ऑडियंस को पसंद तो आती है, लेकिन क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती है। इसी के साथ आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।